हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पर आपके सामने एक डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन। तो सबसे पहले इसका सबसे पहला जो अंतर है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में, इसमें होता है कि हैवी न्यूक्लियस splits into lighter nucleus। एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जस्ट अपोजिट लाइटर न्यूक्लियस combined to form heavy nucleus। ये संकेत को समझिए। देखिए, ये बड़ा सा न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है और इसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल के एक बड़े से न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर फिजन है, ये न्यूक्लियर फ्यूज़न है। इसमें लिखेंगे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर is not necessary। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नॉट नेसेसरी। और इसमें लिखेंगे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एसेंशियल एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। और यही रीज़न है कि इसको लैब में कैरी करना बहुत रिस्की है। और आपने न्यूक्लियर फ्यूज़न में पढ़ा है कि इसको हम लोग ईजिली लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट जो फ्यूजन होता है उसको लैब में कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए। जो पर्सन उस न्यूक्लियर रिएक्शन को ऑपरेट करेंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे उन मशीनों को, उनको भी इस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को फेस करना पड़ेगा। तो मेटल्स अलग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स का कैपेसिटी अलग होता है, एंड ये रिस्क भी है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर से आग लग सकता है। ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूज़न, इसमें भी हाई टेम्परेचर चाहिए, बट एसेंशियल नहीं है। कुछ कुछ जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है वो इसके बिना भी इजीली कैरी हो जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, कभी कभी तो खुद भी हो जाता है, तो दोनों में अंतर है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंतर है दोनों में। इसके बाद
जो थर्ड वन है, द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर रेडियो एक्टिव। देखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन आर radioactive, hence harmful for environment। जो न्यूक्लियर फिजन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं एंड इससे इन्वायरमेंट को, पहली बात तो पॉल्यूशन का खतरा है और दूसरी बात है कि रेडियो एक्टिव है तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये खतरनाक साबित होता है। इसके जस्ट अपोजिट न्यूक्लियर फ्यूजन के जो प्रोडक्ट होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन है harmless products and can be disposed of easily even if हम लोग को जो सनलाइट मिलता है उसका तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसको वर्ड्स में बोला ही नहीं जा सकता है। और वो जो सनलाइट है, जो सन से आने वाला एनर्जी है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। बट न्यूक्लियर फ्यूज़न में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलते हैं एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स के कारण क्या होता है ना, वो प्रोडक्ट्स हम लोग को रेडियो एक्टिव मिलते हैं एंड दे क्रिएट्स हार्म टू ह्यूमन बींग्स एंड डिस्पोज करने में भी वो लोग को काफ़ी परेशानी होती है। अब टाइम ड्यूरेशन का बात करते हैं। When we talk about the time dilation, then फर्स्ट वन, वैसे तो ये फोर्थ हो जाएगा, that it is a quick process। इट इज़ अ क्विक प्रोसेस, ये एक बहुत ही जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ क्विक प्रोसेस एंड जब इसमें लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे दिस प्रोसेस occurs in many steps
and there is a finite gap between initial and फाइनल स्टेप। टूटने का काम जो है काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन जब जोड़ने की बारी आएगी तो उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में एक समय लगता है। और जो इनिशियल स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, और फाइनली जब जुड़ जाता है तो उस समय के बीच में एक निश्चित समय अंतराल होता है। इसका एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियोज़ में जब हम लोग स्टेलर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे तो सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो एनर्जी का सोर्स है उसमें प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि जैसे वो जुड़कर हीलियम बनाता है तो वो डायरेक्ट प्रोसेस से नहीं बनता है। एंड कार्बन से भी जब आप देखते हैं लास्ट में कि किस प्रकार से आखिर अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है, तो ये प्रोसेस इतना इजी और वेरी इजी गोइंग एक स्टेप का नहीं है। देयर इज़ अ लैग बिटवीन द टाइम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। अगला है कि द स्टॉक ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज़ लिमिटेड। The stock of fissionable material is limited। एंड इसके बाद the fuel required to carry on the fusion process, the fuel required to carry on the fusion process is in huge amount। The fuel required to carry on the fusion process is in huge amount। The stock of fissionable material is limited। किस में? इन न्यूक्लियर फ्यूज़न में। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज़न में जो फ्यूल होता है, जो कैरी करता है प्रोसेस को, वो बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। एंड एनर्जी का जब बात किया जाएगा तो इन दोनों प्रोसेस में आपको एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। स्टेबल होने के लिए एनर्जी इमिट करता है दोनों प्रोसेस। आगे के जो डिफरेंसेस हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि
नेक्स्ट में है दैट कि the neutrons are the link particle in fission and protons are the link particle in fusion process. Neutrons are link particles and इसमें protons are link particles. न्यूक्लियर फिज़न में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं लिंक पार्टिकल्स, मतलब जब रिएक्शन होता है तो उसको आगे कैरी करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए जो अलग अलग स्टेप को जोड़ता है, इसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं फर्दर टूटने के लिए, और इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोटॉन्स ज़रूरी होते हैं। देखिए किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन is 0.85 MeV पर न्यूक्लियन, और इसमें हो जाएगा द एनर्जी रिलीज्ड इज 6.75 MeV पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन में 0.85 और फिजन में 6.75 लगता है। एंड ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है, कंट्रोल्ड होता है ये टू लर्न हाउ टू कंट्रोल। देखिए इन दोनों रिएक्शन का जब कंपैरिजन करवाया जाएगा तो ये जो रिएक्शन होता है, इवन इफ इसको हम लोग किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में ही कंट्रोल्ड फॉर्म में करते हैं, और जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है हम लोग को अभी भी सीखने का ज़रूरत है कि कैसे जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको जानना कि कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे, एंड थियोरेटिकल पोर्शन इस यूनिट का ऑलमोस्ट हो चुका है। तो न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, देखिए एक सवाल है, इन अ स्टार 3 अल्फा पार्टिकल्स, इन अ स्टार 3 अल्फा particles join a single reaction to form join a single reaction
to form carbon C612 nucleus. Calculate the energy released in the reaction. Calculate the energy released in the reaction. Calculate the energy released in the reaction. इसमें आपको कुछ टर्म्स गिवन हैं और गिवन है m अल्फा पार्टिकल हीलियम 24, इसका मास आपको दिया हुआ है 4.002604 U, that is unified mass, and mass of C612 ये आपको दिया हुआ है 12.000000 U और साथ में 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 931 MeV, इतना चीज़ दिया हुआ है। तो वेरी फर्स्ट हम लोग को यहाँ पर रिलेशन को लिखना पड़ेगा और रिलेशन को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 3 अल्फ़ा पार्टिकल ज्वाइन करते हैं एक सिंगल रिएक्शन में टू फॉर्म दिस। तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हीलियम 24 और ये हम लोग को बनाता है कार्बन 612 एंड प्लस एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करता है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसमें मास डिफेक्ट को फाइंड करेंगे। तो मास डिफेक्ट कैसे फाइंड होगा, दैट इज़ 3 इंटू मास डिफेक्ट, अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4.002604 माइनस 12.0000। इसको हम लोग यदि मास डिफेक्ट को फाइंड करेंगे तो देन वी विल हैव 0.007812 U। मास डिफेक्ट कैसे आया, तो मास डिफेक्ट बताता है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस टू द मास ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से टोटल मास, एक का मास आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, तो 3 इंटू दिस माइनस जो इसका मास है वो, एंड देन आफ्टर इसके बाद ये मास आ गया। एंड इसके बाद जब एनर्जी रिलीज्ड का बात करेंगे, एनर्जी रिलीज्ड दैट इज मास डिफेक्ट इनटू 1 AMU। मास डिफेक्ट आपको आया है 0.007812 U इंटू 931 MeV। यहाँ से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही आप E बराबर डेल्टा mc² का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मास मिल जाएगा, सॉरी एनर्जी मिल जाएगा 7.27 MeV। तो स्टूडेंट्स ये था आपको एनर्जी। अब इसके बाद इसका ऑलमोस्ट इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो देन नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से कुछ और इक्वेशंस को देखेंगे।
एंड फिर आगे की पढ़ाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, देन अभी का क्लास यहीं तक रहेगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।